इस स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अनोखा नजरिया पेश किया गया है, जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। और आरोप क्या है? आरोप ये है कि ये व्यवस्था इंसानी क्षमता और उसके असली हुनर को कुचल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस बेहद मशहूर और ताकतवर कोटेशन से करते हैं। स्रोत ने इसी रूपक या कहें मेटाफर को आधार बनाकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर अपना सबसे बड़ा प्रहार किया है। ये वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक ही पैमाना वाली व्यवस्था पर एक करारी चोट है। जरा सोचिए, हमारी कक्षाओं में कितने ही ऐसे छात्र बैठे हैं जो अंदर से बिल्कुल उस मछली की तरह महसूस करते हैं। उनसे रोज कहा जाता है कि पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। नतीजा क्या होता है? वे अपने असली हुनर को कभी पहचान ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख समझते रहते हैं। तो अगर हम इस व्यवस्था को अदालत में खड़ा मान लें तो उस पर असल में आरोप क्या हैं? ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं। यहां शिक्षा व्यवस्था पर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से खत्म करने, बच्चों की अपनी पहचान को मिटाने और उनके साथ बौद्धिक दुर्व्यवहार करने का सीधा आरोप लगाया गया है। इस तर्क के अनुसार स्कूल अब एक ऐसी पुरानी और बेकार हो चुकी संस्था बन गए हैं जो लाखों अलग अलग क्षमता वाले अनोखे इंसानों को बस अनुपालन करने वाले रोबोट्स में बदल रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है जो छात्रों को उनके आने वाले भविष्य के लिए नहीं बल्कि बीते हुए कल के लिए तैयार कर रही है। अब जरा इस दिलचस्प तुलना पर ध्यान दीजिए। अगर हम पिछले 150 सालों के इतिहास को पलटकर देखें तो तकनीक में जो बदलाव आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आज के स्मार्टफोन्स और 150 साल पुराने टेलीफोन में जमीन आसमान का फर्क है ना? आज की कारों और उस जमाने की कारों को देखिए, प्रगति बिल्कुल साफ नजर आती है। लेकिन जब हम 150 साल पुराने क्लासरूम और आज के क्लासरूम की तस्वीर को अगल बगल रखते हैं तो सच मानिए कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस ढांचे में एक सदी से ज्यादा समय से कोई बदलाव ही नहीं आया, वो आज के छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार कर सकता है? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, इसमें बदलाव क्यों नहीं आया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। स्रोत के अनुसार आधुनिक स्कूली शिक्षा का जो ढांचा है वो असल में लोगों को फैक्ट्रियों या कारखानों में काम करने के लिए ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। इसे फैक्ट्री प्रशिक्षण मॉडल कहा गया है। जरा इसके तरीकों पर गौर कीजिए। छात्रों को एक सीधी पंक्ति में बैठना सिखाया जाता है, बात करने से पहले हाथ उठाना होता है, खाने के लिए बस एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। दिन के 8 घंटे उन्हें बताया जाता है कि उन्हें क्या सोचना है और फिर उन्हें एक ए ग्रेड के लिए एक दूसरे से भिड़ा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कारखानों में किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की जाती है। और यही बात हमें बीते कल और आज की दुनिया की वास्तविक जरूरतों के बीच के एक बहुत बड़े अंतर की तरफ ले जाती है। स्रोत का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। पुराने समय में शायद हमें रोबोट या बिना सवाल की आज्ञा मानने वाले कर्मचारियों की जरूरत थी, लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। आज हमें ऐसे लोग चाहिए जो रचनात्मक हों, जो इनोवेटिव हों और जिनकी सोच स्वतंत्र हो। आज के समय में अलग अलग विचारों को आपस में जोड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप खुद देख सकते हैं कि कारखाने वाला वो पुराना मॉडल जिसमें बस रटने और आज्ञा मानने पर जोर था, वो आज की इन मॉडर्न संज्ञानात्मक जरूरतों के आसपास भी नहीं ठहरता। इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए जरा एक डॉक्टर के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने सभी मरीजों को, चाहे उनकी बीमारी कुछ भी हो, बिल्कुल एक ही दवा दे दे तो क्या होगा? परिणाम कितने भयानक होंगे ये हम सब जानते हैं। कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे। स्रोत कहता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ठीक यही हो रहा है। इसे शैक्षिक कदाचार या एजुकेशनल मैल प्रैक्टिस कहा गया है। एक क्लास में बैठे 20 अलग अलग छात्रों की जरूरतें अलग होती हैं, उनके सपने अलग होते हैं, उनकी प्रतिभाएं अलग होती हैं। यहां तक कि विज्ञान भी मानता है कि कोई भी 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते। फिर भी हम उन्हें एक ही सांचे में ढालने की जिद करते हैं। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, इस सब में शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। स्रोत शिक्षकों का पूरा बचाव करता है और उन्हें हमारे समाज का असली नायक मानता है। सच तो यह है कि कम वेतन पाने वाले ये शिक्षक खुद एक ऐसी कठोर व्यवस्था में फंसे हुए हैं जहां उनके हाथ बंधे हैं। अगर एक डॉक्टर हार्ट सर्जरी करके किसी बच्चे की जान बचाता है तो एक बेहतरीन शिक्षक उस बच्चे के दिल तक पहुंचकर उसे सच में जीना सिखाता है। तो समस्या कहां है? समस्या उन नीति निर्माताओं या पॉलिसी मेकर्स के साथ है जिन्होंने शायद खुद कभी एक क्लास नहीं पढ़ाई, लेकिन जो इन मानकीकृत परीक्षणों यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को लेकर पूरी तरह से जुनूनी है। और अगर आपको मानकीकृत परीक्षणों की असलियत पर अभी भी कोई शक है तो ये ऐतिहासिक तथ्य आपको चौंका देगा। फ्रेडरिक जे केली, जी हां, वही व्यक्ति जिन्होंने खुद इन मानकीकृत परीक्षणों का आविष्कार किया था, उन्होंने ही बाद में कहा था
कि ये टेस्ट इतने कच्चे और अपरिष्कृत हैं कि इनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जरा सोचिए, मल्टीपल चॉइस सवालों में 4 में से 1 गोला भर देना किसी की प्रतिभा को मापने का कितना बेतुका तरीका है। जब इस व्यवस्था को बनाने वाले को ही इस पर भरोसा नहीं रहा, तो आज हम अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज कस्टमाइज्ड चाहते हैं ना। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे शरीर के हिसाब से काम करती हैं, हमारी कारें कस्टमाइज्ड होती हैं, यहां तक कि आपका फेसबुक और सोशल मीडिया पेज भी सिर्फ आपके लिए डिजाइन होता है। तो फिर शिक्षा में ऐसा क्यों नहीं है? स्रोत का तर्क है कि ये हमारे समाज का कर्तव्य है कि हम शिक्षा को भी अपग्रेड करें। कॉमन कोर या एक समान सिलेबस थोपने के बजाय हमें हर छात्र के कोर, उसके दिल और उसकी असल ताकत तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। गणित बहुत जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन कला, संगीत और नृत्य भी उतने ही जरूरी हैं। हर हुनर को पनपने का बराबर मौका मिलना चाहिए। खैर, ये तो हो गई समस्या की बात, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। चलिए फिनलैंड के शिक्षा मॉडल पर नजर डालते हैं। इनका तरीका एकदम अलग और गैर पारंपरिक है। वहां स्कूल के घंटे कम होते हैं, शिक्षकों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, होमवर्क नाम की कोई चीज नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, वहां छात्रों के बीच कोई गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि वे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। और नतीजा, इन सब अपरंपरागत तरीकों के बावजूद फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली दुनिया के लगभग हर दूसरे देश से कहीं बेहतर प्रदर्शन करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिनलैंड ही एक इकलौता उदाहरण है। स्रोत कई अन्य विकल्पों का भी जिक्र करता है जो बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सिंगापुर ने बहुत तेजी से सफलता पाई है। मॉन्टेसरी स्कूलों का मॉडल बच्चों को उनकी अपनी गति से आजादी से सीखने पर जोर देता है, और खान अकेडमी जैसे डिजिटल प्रोग्राम तो सीखने के पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं। स्रोत का कहना है कि भले ही कोई एक जादुई छड़ी ना हो, लेकिन ये सारे विकल्प इस बात का पक्का सबूत हैं कि हम उस पुराने फैक्ट्री मॉडल से बाहर निकल सकते हैं। एक नई और असरदार व्यवस्था बनाना 100% मुमकिन है। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इस एक जनसांख्यिकी आंकड़े पर ध्यान दें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि भले ही आज छात्र हमारी कुल आबादी का सिर्फ 20% हिस्सा हों, लेकिन वे हमारे भविष्य का पूरे 100% हैं। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये 20% हिस्सा ही तय करेगा कि आने वाले समय में हमारी दुनिया कैसी होगी। अगर हम उनके सपनों को सही तरीके से संवारें और उन्हें एक सही व्यवस्था दें, तो मानव जाति जो हासिल कर सकती है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम कैसे सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर न गुजारे कि वो मूर्ख है? हम उन मछलियों को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर करना कैसे बंद कर सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, हम एक ऐसी व्यवस्था कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ आज्ञाकारी रोबोट पैदा न करे, बल्कि हर इंसान के अंदर छिपे उस अनोखे जीनियस को पहचान कर उसे बाहर लाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप